हेलो मित्र, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज फिर एक नए वीडियो को लेकर आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूं। ठीक है मित्र, इसके पहले जो भी वीडियो मैंने अब तक बनाए हैं वो सारे मोटिवेशनल वीडियो थे। वो सारे मोटिवेशनल वीडियो इसलिए बनाया गया था कि जो आपके अंदर एक भ्रांतियाँ की स्थिति हैं वो सारे भ्रांतियाँ दूर हो सके और आप अपना मन पढ़ाई में एकाग्रचित्त होकर लगाइएगा। ठीक है मित्र, और एक चीज़ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो मोटिवेशनल वीडियो वो एक तरीके से एथिक्स का ही पार्ट है जो आपको प्रशासनिक संबंधी जैसे निर्णयों में लेने में काफ़ी ज़्यादा आपको बैलेंस करने के लिए मदद करती है। ठीक है मित्र, और आज जो मेरा वीडियो अब से स्टार्ट होने वाला है वो एजुकेशनल है। एजुकेशनल से तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जो भी प्रतियोगी छात्र हैं, चाहे वो आईएएस की तैयारी करने वाले हों, चाहे वो पीसीएस की तैयारी करने वाले हों, चाहे वो नेट की तैयारी करने वाले हों, चाहे वो सुपर टेट्स की तैयारी करने वाले हों, जो भी प्रशासनिक संबंधी जितने भी वैकेंसी निकलती हैं उन सब के लिए हमारा अब जो आने वाला वीडियो होगा वो सारा इम्पॉर्टेंट होगा और वो समान अध्ययन से रिलेटेड होगा मित्र, समान अध्ययन से रिलेटेड होगा। लेकिन चूँकि समान अध्ययन पर डायरेक्ट आने से पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि एक प्रशासक के लिए या आम नागरिकों के लिए एक सामान्य जीएस की समझ क्यों होनी चाहिए। लेकिन विशेषतर हम आईएएस या पीसीएस या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं जो प्रशासनिक से रिलेटेड है, तो उसके संदर्भ में हमको यह जानना आवश्यक है कि आखिर में एक प्रशासक के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए मित्र। एक प्रशासक के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए उसके ही संदर्भ में हमको जानना है। ठीक है मित्र, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम प्रशासक की बात करते हैं तो प्रशासक की बात करते हैं तो वो प्रशासन का ही अंग माना जाता है, वो प्रशासन के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो प्रशासन एक संगठन का हिस्सा है और संगठन के लिए कोई नियम और कानून बनाने की आवश्यकता होती है जिसके आधार पर प्रशासक अपने कार्यों को कर सके, और उस कार्यों को तभी करेगा जब कानूनों की क्या होनी चाहिए, उसके पास एक समझ होनी चाहिए। ठीक है मित्र, तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि किसी प्रशासक को समझने के लिए या प्रशासन व्यवस्था को समझने के लिए सबसे पहले हमको एक कानून और व्यवस्था को समझना होगा कि आखिर में कानून और व्यवस्था बनती कैसे हैं। उसके संदर्भ में जानना होगा कि कानून व्यवस्था होता क्या है जिसका संबंध किसी न किसी प्रशासक से होता है जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ा हुआ होता है। तो कानून व्यवस्था के संदर्भ में आज हम महत्वपूर्ण टॉपिकों को देखेंगे मित्र। ठीक है, तो जो चीज़ें हमको यहाँ पे पढ़ना है उसी चीज़ के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो कानून व्यवस्था क्या चीज़ है, तो इस कानून व्यवस्था को हम देखते हैं यहाँ पर कि आज क्या क्या मुझे पढ़ना है। ठीक है, आज मुझे क्या क्या पढ़ना है उसी संदर्भ में ये सारे आपके सामने फ्रेमिंग की गई है जिसको एक एक फ्रेमिंग लेकर हम यहाँ पर आपके सामने चर्चा करते हैं। ठीक है मित्र, तो आइए देखते हैं कि कानून और व्यवस्था संबंधी। तो हम ये पहला जानने का प्रयास करेंगे कि कानून व्यवस्था होता क्या है। जी हाँ, कानून व्यवस्था होता क्या है, फिर इसके बारे में हम ये जानेंगे कि कानून व्यवस्था के उद्देश्य क्या होते हैं, फिर हम ये जानेंगे कि कानून व्यवस्था का आधार क्या होता है, फिर कानून व्यवस्था के मूल्यांकन का क्या आधार होता है उसको जानेंगे, फिर कानून व्यवस्था कौन बनाने का कार्य करता है, फिर कौन क्रियान्वयन करने का कार्य करता है, फिर कानून व्यवस्था का संरक्षण का दायित्व किसके ऊपर होता है, फिर कर्तव्यों के प्रति जवाबदेही की मांग और आवाम की आवाज़। हाँ मित्र, आखिर में जो कानून व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं यानी बनाने, क्रियान्वयन और संरक्षण संबंधी इन लोगों को कौन एक्टिव बनाता है इनके क्रियाओं के लिए या इनके दायित्वों के लिए या आवाम की आवाज़ या इन लोगों तक पहुंचाने के लिए या इन लोगों की बात आवाम तक पहुंचाने के लिए इसका दायित्व किसके ऊपर होता है, इसके संदर्भ में भी हम यहाँ पर मित्र चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला जो मेरा टॉपिक होगा उपर्युक्त जितने भी हैं उपर्युक्त विषयों की समझ के लिए अवधारणात्मक रूप से समान अध्ययन की झलक। हाँ ये मित्र, जैसे कानून व्यवस्था संबंधी जितने भी चीज़ हैं, देखिए कानून व्यवस्था संबंधी जितने भी मूल बातें इसमें कही गई हैं उसके लिए आपका एक वीडियो और बनाया जाएगा जिसमें ये होगा कि उपयुक्त पॉइंटों को समझने के लिए समान अध्ययन की समझ होनी चाहिए और उसे समान अध्ययन का एक झलक आपको दिखाया जाएगा मित्र। फिर एक एक विषय को
परिचय के रूप में लेके चलेंगे, फिर उसके बाद उसका एक एक कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे। लेकिन ये वीडियो आपके लिए समान अध्ययन को तैयार करने के लिए एक बेस मजबूत किया जा रहा है, एक न्यू तैयार किया जा रहा है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो आईएएस से संबंधी हो, चाहे वो नेट से संबंधी हो, उनके लिए एक बेस की यहाँ पे तैयारी बनाई गई है कि पहले आप अपना बेस तैयार करिए मित्र, अपना बेस तैयार करिए। बेस तैयार करने का मतलब कि आप एक प्रशासन के क्षेत्र में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं और इसके लिए मुझे किसकी समझ होनी चाहिए, उसकी समझ आपके अंदर डालने के लिए ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो मैंने कहा कि मित्र पहली हेडिंग क्या है कि कानून व्यवस्था होता क्या है। ठीक मित्र, देखिए कानून व्यवस्था का मतलब सामान्य बोलचाल भाषा में हम ये कह सकते हैं कानून क्या होता है, एक लॉ एंड ऑर्डर होता है। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब एक तरीके से एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है, उसमें ऐसे नियम बनाए जाते हैं, उन नियमों के संबंधी आचार एवं संहिताएं तमाम प्रकार के लागू किए जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग सिस्टम को चलना होता है मित्र। हाँ देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कानून, जैसे कानून जो भी बनाया जाएगा किसके लिए बनाया गया, संगठन के लिए बनाया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाएगा। देखिए मित्र संगठन का मतलब ये होता है कि कानून हर किसी संगठन के लिए बनता है, चाहे वो संगठन परिवार से संबंधित हो, चाहे वो संगठन किसी संस्था का मतलब एक परिवार भी हो गया, विभिन्न प्रकार के राज्य हो गए, विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालय हो गए, तमाम प्रकार की ऐसी संस्थाएं हैं और सभी संस्थाओं का अपना क्या होता है, एक संगठन होता है और उसी संगठन को चलाने के लिए एक व्यवस्था का निर्माण किया जाता है और वो व्यवस्था की जो नींव खड़ी की जाती है वो कानून के आधार पर खड़ी की जाती है मित्र। ठीक, फिर इसमें लिखा है कि पद व भूमिका, यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है, पद और भूमिका। तो पद और भूमिका का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो भी किसी भी संगठन के अंतर्गत होंगे उनके लिए कानून के माध्यम से व्यवस्था बनाई जाएगी। तो उसमें हर व्यक्ति का अपना अपना पद होता है और उस पद के अकॉर्डिंग उसको अपने दायित्वों का निर्वहन करना होता है। इस बात की भी जानकारी कहाँ मिलती है, कानून किसके लिए लाई गई है, व्यवस्था के लिए गई। व्यवस्था किसके लिए गए हैं, लाई गई है संगठन को मजबूत बनाने के लिए लाई गई है। संगठन कैसे मजबूत होगा, जब कोई व्यक्ति अपने पद के अनुसार अपनी भूमिकाओं का क्रियान्वयन करेगा या निर्वहन करेगा या दायित्वों का पालन करेगा तो वो संगठन या वो व्यवस्था अच्छी होगी और जिसके आधार पर देश में प्रगति लाया जा सकता है मित्र। तो मुझे लगता है कि आप कानून व्यवस्था को समझ गए होंगे कि कानून व्यवस्था क्यों ज़रूरी है लाने के लिए। और ये पद एवं भूमिका मतलब कोई भी व्यक्ति है प्रशासन के किसी भी सिस्टम में होगा। हाँ मित्र, यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा मुद्दा किससे संबंधित, मेरा मुद्दा सिर्फ प्रशासन से रिलेटेड है, इसलिए सिर्फ अब मैं प्रशासन के ही संदर्भ में बात करूँगा। ठीक है, तो प्रशासन संबंधी आपका एक संगठन होता है मित्र। जैसे मान लेते हैं थोड़ी सी चीज़ें हम आपके सामने यहाँ बता दे रहे हैं मित्र। तमाम प्रकार के संगठन होते हैं, तो आप जानते हैं चाहे वो परिवार का अपना संगठन हो, चाहे वह किसी विश्वविद्यालय का अपना संगठन हो, चाहे वो प्रशासन का संबंध हो। तो देखिए मित्र, प्रशासन में इस तरीके से एक संगठन, प्रशासन को मैं मान लेता हूँ यहाँ पर, उनमें एक हायरार्की बनी होती है। तो इसमें जो नीचे रहते हैं ये एक पद सोपानिक है और एक ऊपर है। तो इसमें सबसे बड़ा ऊपर अधिकारी होगा, उसके नीचे अधिकारी होंगे और उसके नीचे अधिकारी होंगे। मान लेते हैं मित्र कि ये एक संगठन है और संगठन में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति हैं और ये व्यक्तियों के अलग अलग पद दिए गए हैं और इसी पद के आधार पर इनकी उच्चता और निम्नता श्रेणी निर्धारित की जाती है और इनके भूमिकाओं का जो पालन होता है वह इनके दायित्वों के आधार पर किया जाता है। ये बातें कहाँ रहती हैं, कानून के माध्यम से रहती हैं। देखिए मित्र, जब इसमें चाहे ये हो चाहे ये हो, जो व्यक्ति अपने पद के अकॉर्डिंग अपने भूमिकाओं का पालन करता है, समझ लीजिए वो कानून व्यवस्था के अकॉर्डिंग चलता है। तो मित्र, यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे समय समय पे आते हैं, सुनने को मिलते हैं कि बहुत सारे हमारे कानून व्यवस्था में लोग पद को प्राप्त कर लेते हैं और अपने संविधान के प्रति अपने पद के रूप में शपथ भी लेते हैं, लेकिन वो अपने दायित्वों का पालन नहीं करते हैं। जहाँ पे सत्ता का प्रयोग किया जाना चाहिए वहाँ पे वो शक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे मित्र, हम यहाँ पे ये बता देना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है वो अपने पद पर है,
तो पद आपको सत्ता के उपयोग के लिए दिया जाता है। आपका पद जो होता है, यानी कि ये जो सत्ता आपको दी जाती है, ये आपके पद में निहित होती है, आपके अंदर निहित नहीं होती है। सत्ता का मतलब ये होता है कि आप जो भी कार्य करो वो वैध तरीके से कार्य करो। वैध और प्लस कार्य, अगर ये दोनों को मिला देंगे तो यही सत्ता हो जाता है। लेकिन अवैध की जगह पर अगर आप अवैध ला कर जोड़ दोगे, अवैध तरीके से कार्य करोगे, तो इसका मतलब आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हो, इसका मतलब आप अपने शक्ति का प्रयोग कर रहे हो, न कि सत्ता का प्रयोग कर रहे हो। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप कहीं न कहीं संगठन में बनाए गए व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं। व्यवस्था का उल्लंघन का मतलब कि आप कानून के दायित्वों को सही तरीके से निर्वहन नहीं कर रहे हैं और कहीं न कहीं संगठन में एक तरीके से दीमक फैला रहे हैं, कैंसर की तरह, जो धीरे धीरे दीमक की तरह संगठन को धीरे धीरे क्या कर जाएगा, चट कर दिया जाएगा और इससे लोगों के अंदर आक्रोश की उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए कानून और व्यवस्था को बनाया जाता है ताकि आप सत्ता का प्रयोग करें, न कि शक्ति का प्रयोग करें। ठीक है मित्र, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। मेरा मानना है कि कानून व्यवस्था होता क्या है। तो कानून व्यवस्था का मतलब संगठन को बनाए रखना, जिसके लिए अभी मैंने सारी भूमिका यहाँ आपके सामने रखा। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं, कानून व्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है मित्र। हाँ देखिए, कानून व्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है। कानून व्यवस्था किसके संदर्भ में बनाई जा रही है, सारी चीज़ें किसके लिए, प्रशासन की समझ के लिए। अगर आपको प्रशासन की समझ होना चाहते हैं, अगर आप एक सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, तो आपको प्रशासन की समझ होनी चाहिए और प्रशासन की समझ के लिए आपको कानून व्यवस्था की समझ होनी चाहिए। कानून व्यवस्था संबंधी जितने पॉइंट हैं उसकी समझ होनी चाहिए। ठीक है मित्र, तो दूसरा पॉइंट क्या है, उद्देश्य। हाँ, कानून व्यवस्था का क्या उद्देश्य होता है मित्र। कानून व्यवस्था क्यों बनाया जाता है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है, क्यों आप अपने परिवार में कोई नियम और कानून बनाते हैं, क्यों किसी सिस्टम में, किसी संगठन में नियम कानून की बनाने की आवश्यकता होती है। तो देखिए मित्र, उसके पीछे सिर्फ दो उद्देश्य होते हैं। दो उद्देश्य में अगर हम चर्चा कर लें तो पहला उद्देश्य हम देखते हैं प्रगति। ठीक है मित्र, पहला उद्देश्य क्या है, प्रगति है। दूसरा उद्देश्य समस्याओं को दूर करना। ठीक है मित्र, देखिए मित्र, होता क्या है कि परिवर्तन जो होता है वो शाश्वत नियम है। आज मैंने कोई व्यवस्था बनाई तो हो सकता है कि आज समय और समाज स्थान के सापेक्ष जो नियम कानून है वो हो सकता है अतीत में सही नहीं होगा, या तो आने वाले भविष्य में नहीं होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे ऐसे सिचुएशन में हम अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, जिससे कि क्या हो जाता है, हमारे सामने तमाम प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि कानून व्यवस्था जब भी बनना चाहिए तो उसका मेन उद्देश्य होना चाहिए कि समाज में प्रगति होनी चाहिए। ठीक है मित्र, तो दोनों को ध्यान में रखकर कानून व्यवस्था में बदलाव भी किया जाता है। कुछ संशोधन करके चीज़ें कुछ जोड़ी जाती हैं और कुछ चीज़ें संशोधन करके हटाई जाती हैं। ठीक है मित्र, तो ये किसका भाग होगा, कानून का ही भाग होगा। प्रगति के संदर्भ में अगर हम बात कर लें तो पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए मित्र, पहला पॉइंट है मानव विकास। ठीक है मित्र, तो हर कानून व्यवस्था का पहला उद्देश्य क्या होता है, किसी भी देश के लिए या किसी भी देश या किसी भी संगठन के लिए पहला उद्देश्य क्या होता है कि मानव का विकास होना चाहिए। तो आप सुने होंगे मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक की अगर हम बात कर लें मित्र, तो विभिन्न विश्व के कई देशों के अपने अपने मानव विकास सूचकांक निकाले जाते हैं। उसमें से भारत देश भी अपना है, उसके लिए भी मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है। मानव विकास सूचकांक में अगर हम देख लें तो मानव विकास सूचकांक की 4 श्रेणियां मित्र तैयार की गई है। एक अति उच्च श्रेणी तैयार की गई है, एक उच्च श्रेणी तैयार की गई है, एक मध्यम श्रेणी तैयार की गई है और एक निम्न श्रेणी तैयार की गई है। तो भारत की जो स्थिति है मानव विकास सूचकांक में वो मध्यम की स्थिति में है। इसका मतलब न तो वो अति उच्च स्थिति में है, ना उच्च स्थिति में है तो किस में, मध्यम स्थिति में है। तो मानव विकास सूचकांक में अगर हम देखें, जहाँ तक अगर विश्व की बात करें तो विश्व में अगर हम देखें तो सबसे ऊपर नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ये सारे यूरोपीय कंट्री के कुछ देश हैं जो सबसे ऊपर अपना मानव विकास सूचकांक का स्तर बनाए हुए हैं। अगर हम भारत की बात कर लें मित्र, तो भारत अगर हम कर लें वो अपने 3 पड़ोसी देशों से पीछे है, बाकी पड़ोसी देशों से ऊपर है। तो जो 3 पड़ोसी देशों से वो नीचे है, तो भारत 3 पड़ोसी देशों के नीचे के अंतर्गत वो चीन से नीचे हैं, श्रीलंका से नीचे हैं और मालदीव से नीचे हैं। तो ऊपर किससे पड़ोसी देशों से, अफगानिस्तान से ऊपर है, बांग्लादेश से ऊपर है, भूटान से ऊपर है, नेपाल से ऊपर है और म्यांमार से ऊपर है मित्र। तो ये मानव विकास सूचकांक से
जिसके अंतर्गत जीवन प्रत्याशा को लिया जाता है, यानी कि आयु को लिया जाता है, शिक्षा के स्तर को लिया जाता है मित्र, ठीक है, और आय को लिया जाता है। यानी कि किसी भी देश का मानव विकास सूचकांक उस देश के व्यक्ति के आय से, उसकी आयु से, उसके शिक्षा के स्तर से निर्धारित किया जाता है। अगर इन तीनों की स्थिति में जो देश अपने आप को जितना ज़्यादा डेवलपमेंट कर लेगा, वो देश एक तरीके से माना जाएगा कि वह देश अपने आप में आत्मनिर्भर है, उसकी शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी है, उस देश में समृद्धि अच्छी है, विकास अच्छा है, वहाँ के संसाधन अच्छे हैं। अगर ये सारी स्थितियाँ मजबूत कर दी जाए तो कोई भी देश मानव विकास सूचकांक को उच्च स्तर को प्राप्त कर लेता है। लेकिन भारत में जो सिचुएशन है मित्र मानव विकास सूचकांक से, उससे ये लगता है कि अभी भारत देश में ढेर सारी कमियां हैं जिसको हमको सुधार करने की आवश्यकता है, जिसके लिए हमको संगठन में कानून व्यवस्था को सही तरीका करना है। जो भी उसमें दोष है, जो भी कमियां हैं, उसको दूर किया जाना चाहिए, कुछ चीज़ें हटाकर और कुछ चीज़ें जोड़कर। ठीक है मित्र, तो ये हुआ मानव विकास। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है मित्र, दूसरा पॉइंट है विकास के चरण। जरा समझ लेते हैं मित्र, विकास के चरण के रूप में हम इसको देखें कि विकास का चरण का मतलब यहाँ पर मैं ये लिया हूँ कि विकास कितने तरीके के माध्यम से होता है। तो देखिए मित्र, विकास का जो चरण होता है, कुछ विकास ऐसे होते हैं जो स्थायित्व के साथ विकास किए जाते हैं, कुछ विकास ऐसे होते हैं जो निरंतरता के साथ विकास किए जाते हैं, कुछ विकास ऐसे होते हैं जो सतत विकास के रूप में किए जाते हैं, कुछ विकास ऐसे होते हैं जो रूपांतर जनित विकास किए जाते हैं। फिर से सुन लीजिए मित्र, विकास का जो चरण होता है, तो कुछ विकास का चरण मैंने क्या कहा, स्थायित्व के साथ विकास करना, निरंतरता के साथ विकास करना, रूपांतर जनित के साथ विकास करना और सतत रूप से विकास करना। हाँ मित्र, ये चारों जो विकास के चरण रूप में अवधारणा है, इस चीज़ को समझना है आपको। देखिए मित्र, जो देश सतत विकास करता है तो वो देश अपने आप में सबसे सुदृढ़ देश माना जा सकता है। तो पहले हम एक एक चीज़ को समझ लेते हैं मित्र। देखिए, स्थायित्व के साथ विकास का मतलब क्या होता है? स्थायित्व से विकास का मतलब ये होता है मित्र, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम कृषि के क्षेत्र में देख लें या किसी भी तकनीकी के क्षेत्र में देख लें, तो हम यहाँ आपको कृषि के क्षेत्र में लेके जा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर इस साल गेहूँ का उत्पादन मान लेते हैं कि 2 टन हुआ, तो अगले साल जो होने चाहिए वो ग्रोथ जो होनी चाहिए वो 2 टन से ऊपर ही होनी चाहिए, लेकिन 2 टन से नीचे नहीं होनी चाहिए। ये स्थायित्व के साथ विकास हुआ। और निरंतरता के साथ विकास होने का मित्र ये हुआ कि स्थायित्व के साथ निरंतरता का विकास का मतलब कि आज 2 टन हुआ है तो कल कुछ और ग्रोथ होगा, उसके बाद कुछ और ग्रोथ होना चाहिए। यानी हर समय, बढ़ते हुए समय के साथ उसमें ग्रोथ होना चाहिए, न कि पीछे जाना चाहिए, न कि स्थिर रहना चाहिए। इसको निरंतरता के साथ विकास कहते हैं मित्र। इसके बाद अगला होता है रूपांतर जनित विकास। रूपांतर जनित विकास का मतलब ये होता है मित्र, जैसे इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। रूपांतर जनित का विकास का मतलब ये होता है कि जैसे बहुत सारे देश या भारत देश आर्थिक ग्रोथ तो पहले की अपेक्षा ज़्यादा किया है, ठीक है, और संसाधनों का ध्रुवीकरण भी बहुत ज़्यादा किया गया है, ठीक है। तो संसाधन भी बहुत सारे डेवलपमेंट हो चुके हैं, पहले से ज़्यादा उत्पादन भी हो रहे हैं, बहुत पहले से ज़्यादा ढेर सारी चीज़ों का निर्माण भी हुआ है, ठीक है मित्र। लेकिन हुआ क्या है कि रूपांतर जनित विकास के संदर्भ में देखें, हम भले ही चीज़ों को निर्माण करते चले गए हैं, भले ही हम ग्रोथ करते चले गए हैं, लेकिन उसके विपरीत में कई समस्याएं भी हमारे सामने खड़ी हो गई हैं। कई समस्याएं खड़ी होने का मतलब आज एक सबसे बड़ी वैश्विक समस्या के रूप में देख लेते हैं मित्र। तो वैश्विक समस्या के रूप में अगर हम देखें तो आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन, ये एक बहुत बड़ी समस्या है मित्र। इसका मतलब ये हुआ कि हमने तो विकास तो किया, स्थिरता के साथ निरंतरता के साथ तो विकास जरूर किया, लेकिन विकास कैसा मेरा है? रूपांतर जनित विकास है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अगर 2 रुपये कमाए हैं तो उससे कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न आ गई हैं कि उसको दूर करने के लिए मुझे कहीं न कहीं उसका 1/4 पैसा और लगाना पड़ रहा है। यदि समय रहते न लगाएं तो जितना कमाएं उससे स्थितियां कहीं भयानक हो सकती हैं मित्र, ठीक है। तो ये जलवायु परिवर्तन के रूप में देख सकते हैं, आतंकवाद के रूप में भी देख सकते हैं मित्र। तो ये एक वैश्विक समस्याएं हैं जो केवल सिर्फ एक देश की नहीं, सभी देशों की हैं। तो इस चीज़ को भी आपको समझना होगा, ठीक है। यानी भावी पीढ़ियों को ध्यान में रख कर किया गया, ध्यान में न रख कर किया गया कोई भी विकास रूपांतर जनित विकास के रूप में कहलाता है।
ठीक है मित्र। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कुछ विकास ऐसे होते हैं कि हम भौतिक संसाधनों के ध्रुवीकरण के रूप में इतना आगे चले जाते हैं कि हम अपने संस्कृति को पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। तो आज क्या हो रहा है, आज हमको कहीं ना कहीं भौतिक संसाधनों के ध्रुवीकरण की तरफ आगे बढ़ने पर हम कहीं कहीं मानवता को पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। फिर आज उसी के संदर्भ में हम फिर पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज देखिए प्रशासन के विषय में एक नया सब्जेक्ट जोड़ दिया गया है एथिक्स, या फिर एक नया सब्जेक्ट जोड़ दिया गया है पर्यावरण मित्र। हाँ देखिए, पहले क्या था कि हमारे जो जीएस होते थे तो स्पेशली हिस्ट्री से आते थे, भूगोल से आते थे, इस तरीके के क्वेश्चन आते दिखाई देते थे। लेकिन क्वेश्चनों की संख्या जो है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं पर्यावरण और एथिक्स से धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ा रहा है। एथिक्स का मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं अपने अंदर की संस्कृति को लाना, संस्कृति के अस्तित्व को खड़ा करना, और पर्यावरण को सिलेबस में शामिल करने का मतलब ये है कि जो समस्याएं आ रही हैं, वैश्विक समस्याएं, उसको दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक है मित्र। तो क्योंकि आज इसकी आवश्यकता पर्यावरण और एथिक्स जैसे सब्जेक्टों को जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्योंकि हमने जो विकास किया है वो सतत विकास नहीं किया है, रूपांतर जनित विकास किया है मित्र। ठीक है। तो इसी को जो समस्या आ गई, उसी समस्याओं को दूर करने के लिए आपके विषय में पर्यावरण और एथिक्स जैसे शब्द रखे गए हैं, जिसका हम डिटेल से आने वाले समयों में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर विकास के चरण में केवल इतना ही आपको समझना है। अगला चरण जो मित्र है वो है सतत विकास। देखिए इस समय विकास की बात हो रही है, सतत विकास। देखिए मित्र, सतत विकास का मतलब ये होता है कि आप भौतिक संसाधनों में डेवलपमेंट कर रहे हो या किसी भी क्षेत्र में डेवलपमेंट कर रहे हो, तो आप आने वाले भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखिए। यानी कि विकास करते समय आपके अंदर दूरदर्शिता होनी चाहिए कि ताकि कोई और नई समस्याएं व्यापक रूप से नहीं खड़ी होनी चाहिए। ठीक है मित्र। तो इस तरह की अवधारणा को हम क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। और इस सतत विकास के लिए हमारे अंदर एक समन्वय की भावना होनी चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन की भावना होनी चाहिए मित्र। और कोऑर्डिनेशन की भावना को बनाए रखने के लिए मुझे कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की समझ होनी चाहिए, और कानून व्यवस्था की समझ के लिए कहीं ना कहीं हमें समान अध्ययन के विषयों की भी समझ होनी चाहिए। अभी इसके संदर्भ में हम आगे चर्चा करेंगे। तो दूसरा क्या है, नेक्स्ट क्या है, आत्मनिर्भर। देखिए मित्र, आत्मनिर्भर, कोई भी प्रशासन आत्मनिर्भर कैसे बन सकता है? बिना आत्मनिर्भरता को प्राप्त किए आप विकास में गति नहीं दे सकते मित्र। जैसे हम आपके लिए एक एग्जांपल दे सकते हैं। आत्मनिर्भर का मतलब ये होता है मित्र कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति या कोई दूसरे संस्था या कई दूसरे संगठन पर हम निर्भर न हो। जिसे कहने का मतलब ये है कि आत्मनिर्भर का मतलब हम अपनी ज़रूरतों की चीज़ें स्वयं पूरी कर लें। जैसे कभी भारत हुआ करता था, तो भारत क्या हुआ करता था, आज़ादी के समय भारत बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर नहीं था। आज भी भारत में आत्मनिर्भरता को पूरी तरीके से नहीं प्राप्त किया है मित्र। कैसे नहीं किया, अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा। और ये आत्मनिर्भरता की बात चौथी पंचवर्षीय योजना से ही चली आ रही है, और आज भी इसकी चर्चा हो रही है। क्यों चर्चा हो रही है? कहीं ना कहीं हम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं बन पाए हैं। तो आत्मनिर्भर क्यों? क्योंकि आज भी हम अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा हम दूसरे देशों पर डिपेंड है। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में हम पहले कभी विकसित देशों के ऊपर डिपेंड हुआ करते थे, और आज चाइना के तमाम प्रकार के सामान हमारे देश में आ रहे हैं, यानी कि हमारे देश में उसका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। तो कैसे हम आत्मनिर्भर हुए? क्या हम आत्मनिर्भर हुए? क्यों? क्योंकि हम चाइना के ऊपर ज़्यादा डिपेंड है। तो इसका मतलब हम आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे हैं। तो हमको पहली आवश्यकता है आत्मनिर्भरता की प्राप्त करना, यानी कि अपनी ज़रूरतों की सामान को पूर्ति करना। तो जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे मित्र, तब तक हम मानव विकास सूचकांक को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए हमको विकास के चरणों पर ध्यान देना होगा। इसके लिए विकास के चरण में तब सुधार होगा जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे। देखिए मित्र, अब सवाल ये होता है कि हम आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? आत्मनिर्भर तभी हम बन पाएंगे जब हमारे अंदर शिक्षा की गुणवत्ता हो। देखिए मित्र, शिक्षा की गुणवत्ता बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पूर्ण तरीके से शिक्षा की गुणवत्ता आपके अंदर नहीं आएगी, आपके अंदर शिक्षा का विचार नहीं आएगा, तब तक आत्मनिर्भर नहीं बन पाओगे मित्र। अब शिक्षा की गुणवत्ता का मतलब ये होता है मित्र, किसी डिग्री से नहीं होता है, किसी डिग्री से नहीं होता है। शिक्षा का मतलब काबिलियत से होता है। लेकिन हमारे भारत देश में मित्र देखिए, विभिन्न प्रकार के कभी कभी
मीडिया के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से ये सुनने को मिलता है कि प्राइमरी स्तर के विभिन्न प्रकार के अध्यापक हैं और तमाम प्रकार के करप्शन होते रहते हैं, जिसमें ये लगता है कि उनकी शिक्षा की गुणवत्ता जो है बहुत काफ़ी ज़्यादा वीक है। बहुत सारे प्राइमरी स्कूलों और जूनियर हाई स्कूलों में आप देख लीजिए, उनसे मीडिया वालों ने एक बार मैं देख रहा था न्यूज़ चैनल पे कि क्वेश्चन पूछ रहे थे, उनके अपने देश का प्रधानमंत्री के बारे में पता नहीं, उनको राष्ट्रपति के बारे में पता नहीं, उनको 20 तक पढ़ाने का टेबल नहीं याद हो पा रहा है, जो कि वही सारी चीज़ें उनको बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये शिक्षा की गुणवत्ता नहीं है मित्र, ये शिक्षा का एक बहुत बड़ा दोष है। और जब तक ये दोष नहीं दूर होगा तब तक कोई देश आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। इस चीज़ पर भारत के सभी नागरिकों को गौर करना होगा और प्रशासक को भी गौर करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको आत्मनिर्भर बनना है तो शिक्षा में गुणवत्ता लानी होगी। शिक्षा में गुणवत्ता लाने का मतलब ये होता है जिस पद पे आप रहिए और जिसके लिए आप बनाए गए हैं उसका सही तरीके से सदुपयोग करिए, तभी आप आत्मनिर्भर हो पाओगे, अन्यथा नहीं हो पाओगे मित्र। ठीक है, तो शिक्षा की गुणवत्ता भी देश के प्रगति के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। समृद्धि और विकास, समृद्धि और विकास की अगर हम बात कर लें मित्र, तो समृद्धि और विकास यानी कि हमारे पास किसी भी देश की इकोनॉमी की व्यवस्था मानवीय संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और भौतिक संसाधनों पर निर्भर करती है। तो अगर हम शिक्षा में गुणवत्ता का विकास करेंगे, शोध करेंगे और सही समय पर युवाओं को जागृत करेंगे, हमारे क्लासेस अच्छे चलेंगे, ठीक है मित्र, और उनके अंदर दूरदर्शिता होगी, वहाँ पे करप्शन नहीं होगा, सभी वर्गों को ध्यान में रखकर अगर शिक्षा दी जाएगी तो निश्चित रूप से समृद्धि और विकास होगा। और जब समृद्धि और विकास होगा किसके बल पर? आर्थिक संसाधनों की गुणवत्ता पर, चाहे वो भौतिक संसाधन के रूप में ले लीजिए, चाहे वो मानवीय संसाधन के रूप में ले लीजिए, ताकि चाहे वो प्राकृतिक संसाधन के रूप में ले लीजिए। देखिए मित्र, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं हमारे के यहाँ बहुत कच्चा लोहा होता है। कच्चा लोहा देखिए हमारे देखेंगे तो उड़ीसा क्षेत्र में होता है, उधर उड़ीसा क्षेत्र में होता है, लेकिन कच्चा लोहा को हम कहाँ ज़्यादा निर्यात कर देते हैं? जापान को निर्यात कर देते हैं मित्र। क्यों निर्यात कर देते हैं? प्राकृतिक संसाधन से तो हम मजबूत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम किससे कमज़ोर हो गए? कहीं ना कहीं हम मानवीय संसाधन से कमज़ोर हैं। अगर हमारा मानवीय संसाधन अच्छा होता, तकनीकी अच्छी होती, तो क्या हम कच्चा माल दूसरे देश को दे देते? उसी चीज़ का निर्माण हम खुद करते हैं और उस देश को निर्माण करके वस्तु को दूसरे देश में हम क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं मित्र, निर्यात करते हैं। लेकिन हम अपना ही माल देकर उस चीज़ को आयात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्राकृतिक संसाधन मजबूत होते हुए भी आप तब तक आगे नहीं निकल पाएंगे जब तक आप मानवीय संसाधन को डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। और मानवीय संसाधन तब डेवलपमेंट होगा जब आप योग्य होंगे। योग्य कब होंगे? जब आपके देश में या आपके अंदर शिक्षा की गुणवत्ता का विकास होगा। तो मुझे लगता है मित्र ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे कि किसी भी कानून व्यवस्था का उद्देश्य ये होता है कि हमारा देश क्या करे? प्रगति करे। तो अब ये देखते हैं मित्र, हमारा देश प्रगति क्यों नहीं कर पा रहा है, उसके अंतर्गत तमाम प्रकार की समस्याएं क्या हैं। तो इन समस्याओं को भी पहले दूर करना, क्योंकि जब तक ये समस्याएं दूर नहीं होगी तब तक हम प्रगति संबंधी ये सारे लक्षण को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे अंदर समस्याएं क्या हैं, हमारे देश के अंदर वो आंतरिक समस्याएं क्या हैं जिसको दूर करने के लिए इस पर बल दिया जाना चाहिए मित्र। तो देखिए, समस्याओं को दूर करने के लिए देखिए गरीबी है तो बेरोजगारी है। देखिए गरीबी और बेरोजगारी दो शब्द यहाँ का प्रयोग किया गया है मित्र। हाँ, हमारे देश में मित्र गरीबी भी बहुत ज़्यादा है और बेरोजगारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी वजह से हम मानव विकास के स्तर में देखते हैं तो हम अपने आप को मध्यम स्तर में पाते हैं, न कि अति उच्च और न कि उच्च स्थिति। और इस मामले में देखेंगे तो श्रीलंका और चीन जैसे देश हमसे बहुत आगे हैं। ठीक है, तो गरीबी, तो यहाँ मित्र गरीबी के पीछे कारण क्या है ये समझते हैं कि गरीबी के पीछे कारण क्या है। तो गरीबी के पीछे सबसे बड़ा कारण एक तो हम मान लेते हैं कि शिक्षा नहीं होती, पहला चीज़। दूसरा चीज़ यहाँ पे भाग्यवादी अवधारणा है। तीसरा चीज़ यहाँ पर आलसी प्रवृत्तियाँ हैं। चौथा चीज़ यहाँ पे जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ न कुछ ऐसे कानून लैंड ऑर्डर लेकर आना चाहिए, व्यवस्था में सुधार लाना चाहिए ताकि हमारी यहाँ से गरीबी दूर हो सके। बेरोजगारी मित्र कई प्रकार के हमारे देश में बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी के पीछे सबसे ज़्यादा बढ़ती हुई जनसंख्या है, संसाधनों का सही तरीके से उपलब्ध नहीं हो पाना है। ठीक है, और भाग्यवादी जैसी प्रवृत्तियाँ यहाँ पर भी देखने को मिलती हैं। ठीक है मित्र, रोजगार का पर्याप्त संसाधन नहीं हो पा रहा है।
ठीक है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार भी बेरोजगारी को, कालाबाजारी भी, भ्रष्टाचार कालाबाजारी जैसे, यानी कालाबाजारी एक भ्रष्टाचार ही है, तो भ्रष्टाचार भी बेरोजगारी को कहीं ना कहीं जन्म देता है। तो जब तक ये समस्याओं को दूर नहीं करोगे मित्र, तब तक हम देश के आर्थिक प्रगति के लिए जितने भी फैक्टर हैं उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे और हम आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे मित्र, या हम फिर मानव विकास के सूचकांक में आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए पहली आवश्यकता है कि ये सारी समस्याओं को दूर करना, वैश्विक चुनौती को दूर करना। वैश्विक चुनौती का दूर करना मित्र, जैसे होता क्या है कि कभी कभी इंसान में कार्य करने की क्षमता होती है, उसके अंदर योग्यताएं भी होती है, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि आज जो हमारे सामने वैश्विक चुनौतियां आतंकवाद के रूप में खड़ी हुई है, जो लोगों के बीच में कहीं ना कहीं भय का वातावरण बनाई हुई है। दूसरी चीज़ जलवायु परिवर्तन, तो जलवायु परिवर्तन आने की वजह से बहुत हमारे समाज का बहुत सारा ऐसा वर्ग है जो अस्वस्थ होता चला जा रहा है। अस्वस्थ होने के पीछे कहीं ना कहीं मानवीय संसाधन को क्षति पहुंच रही है, तो इस पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। सिर्फ मानवीय संसाधन पर क्षति नहीं उत्पन्न हो रही है, बल्कि इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन को भी क्षति हो रही है। तो इसके लिए हमको वैश्विक समस्याओं को भी दूर करने पर बल दिया जाना चाहिए मित्र। तीसरा पॉइंट क्या है मित्र, सामाजिक समस्याएं। हाँ मित्र, देखिए हमको कानून व्यवस्था इस तरीके से लाना चाहिए। क्यों मित्र, ये बार बार मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप एक सिविल सेवक बनने जा रहे हो, आप किसी न किसी प्रशासक सेवा में जा रहे हो, तो आपकी ये पृष्ठभूमि आपको पता होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि आपके अंदर जब तक ये समझ नहीं होगी तब तक आप एक अच्छा प्रशासक नहीं बन सकते हो, एक अच्छा वर्कर नहीं बन सकते हो। तो उसके लिए आपको इन सब की समझ होनी चाहिए, और इन सब की समझ के लिए मैं आपको समान अध्ययन पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले एक पृष्ठभूमि आप इस चीज़ को समझ लीजिए मित्र। तो एक चीज़ है यहाँ पर सामाजिक समस्याएं। देखिए मित्र, अगर आपके देश में सामाजिक समस्याएं हैं, आपके देश में सामाजिक समस्याएं हैं, तो ये सामाजिक समस्याएं भी किस तरीके की हैं। देखिए हमारे क्या ढेर सारे सामाजिक समस्याएं हैं। ढेर सारे सामाजिक समस्याएं में देखिए मित्र, हमारे यहाँ महिला सशक्तिकरण के ऊपर बात की जा रही है। हाँ मित्र, महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है। अगर हम देख लेते हैं, आज भी हमारे देश में संसद में उनका जो प्रतिनिधित्व हो रहा है वो मात्र 11% है। सोचिए, आज हम 21वीं सदी के दौर में जी रहे हैं और कम्युनिकेशन की दुनिया में जी रहे हैं। आज महिलाओं की जबकि आधी जनसंख्या है, जबकि उनकी संसद में भागीदारी जो है 11% है। तो इससे आप क्या समझ रहे हो मित्र, इससे आप ये समझ रहे हो कि कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण का बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिला है। इस पर मुझे ध्यान देना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर हम मानव विकास सूचकांक को लेवल को अच्छा लेवल से पाना चाहते हैं तो मुझे इस पर विशेष बल देना चाहिए। जो भी देश मानव विकास सूचकांक को उच्च स्तर को प्राप्त किए हैं मित्र, वहाँ पर महिलाओं की स्थिति बहुत बेटर है। तो इस चीज़ को इस चीज़ पर मुझे ध्यान देना होगा। दूसरी चीज़ मित्र, सामाजिक समस्याएं। देखिए मित्र, एक चीज़ सामाजिक समस्याएं क्या होती है यहाँ पर वर्ग को लेकर बात की जाती है, हित को लेकर बात की जाती है। भाई चुनाव मुद्दा आ जाए तो वहाँ पर जातिवाद का मुद्दा खड़ा हो जाता है, दलों में एक जातिवाद का मुद्दा खड़ा हो जाता है, एक पार्टीवाद का मुद्दा खड़ा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भावना कहीं ना कहीं एकजुटता को पैदा नहीं कर पाती है मित्र। तो ये भी एक चीज़ होती है कि हमारे समाज में पहले से वर्ण व्यवस्था चली आ रही है और वो वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे कई जातियों में बदल गई है, और वो जातियाँ आज भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, घृणा, तमाम प्रकार जैसे भावनाएं रखते हैं, जिसके वजह से यूनिटी नहीं हो पाती है, ठीक है मित्र। और यूनिटी न होने के वजह से भी प्रगति सही तरीके से नहीं हो पा रही है मित्र। इस चीज़ को ध्यान रखना होगा आपको। इसके अलावा भी सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए भीमराव अंबेडकर या विभिन्न प्रकार के धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए गए थे मित्र, और उससे प्रेरणा लेकर कानून व्यवस्था भी बनाए गए हैं, लेकिन आज भी वो बहुत सार्थक नहीं हुआ है। तो इस प्रकार हमारे सिविल सेवकों को या प्रशासन से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों को इस पर विचार करना चाहिए, और इस पर विचार ही नहीं करना चाहिए बल्कि इस पर विचार करके अमल करके उसका क्रियान्वयन भी करना होगा मित्र, ठीक है। तो सामाजिक समस्याएं, इसके अलावा सामाजिक समस्याएं आज एक नई समस्याएं खड़ी हो रही हैं, जैसे यूरोपीय समस्याएं का कल्चर भी आ रहा है। तो यूरोपीय समस्याएं से कल्चर पे आज कहीं ना कहीं बच्चों में एक अच्छा प्यार नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा जो हमारे वृद्ध माता पिता हैं
उनके भी प्रति बहुत ज़्यादा न्याय नहीं हो पा रहा है मित्र। क्यों? क्योंकि पश्चिमीकरण का प्रभाव आ रहा है, तो इस प्रकार के भी दोष को दूर करना पड़ेगा मित्र। तो ये पूरा जब तक आप इस चीज़ को पर विचार करके इसको दूर नहीं करेंगे मित्र, तब तक हम मानव विकास सूचकांक को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अगला पॉइंट देखते हैं मित्र, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आइए समझ लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। देखिए मित्र, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब ये होता है कि हमारा देश किसी देश से व्यापार संबंध स्थापित करता है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम व्यापार जिस देश से स्थापित कर रहे हैं वो किस प्रकार के देश हैं, क्या हमारे कल्चर उनसे मिल रहे हैं, या तो आप फिर देख रहे हैं कि वो मेरे मित्र राष्ट्र हैं या मेरे वो शत्रु राष्ट्र हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना होगा। इसके अलावा आपके अंदर भुगतान की संतुलन भी स्थिति होनी चाहिए। भुगतान संतुलन तभी आपका अच्छा हो पाएगा जब आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते समय आपके अंदर दूरदर्शिता होगी, तभी आप अच्छे तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर पाएंगे और भुगतान संतुलन को एक बेटर स्थिति दे पाएंगे। और जब भुगतान संतुलन अच्छा होगा तो न केवल ये आपकी समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाएंगी, बल्कि ये जो सारे लक्षण हैं आप इसको भी प्राप्त कर सकते हैं मित्र। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आपको ध्यान में रखना होगा। पंथ संबंधी समस्याएं, हाँ मित्र, हमारे देश में सामाजिक समस्याएं जैसे जातिवाद को लेकर हो रहा है, वर्ण व्यवस्थाओं के तमाम प्रकार के लक्षणों को लेकर हो रहा है। उसी तरीके से हमारे भारत जो देवभूमि के नाम से जानी जाती है, और ये देवभूमि के नाम, देवभूमि का मतलब ये द्वैत का भावना होना चाहिए मित्र। लेकिन होता क्या है कि देवभूमि कहने से काम नहीं चलता है। अगर आप अपने आप को देवभूमि के नाम से जानते हो तो आपके अंदर अपने आप को द्वैत का भावना लेकर आना चाहिए, न कि किसी पंथ से घृणा करनी चाहिए और अपने पंथ से मित्रता करनी चाहिए। अगर आप अपने पंथ से प्रेम करते हैं, दूसरे पंथ से घृणा करते हैं, तो इसका मतलब अभी भी आपके अंदर द्वैत का भाव नहीं आया हुआ है। इसलिए आपको अपने अंदर अगर देवभूमि कहते हैं तो द्वैत का भाव लाइए और उसके असली विशेषताओं की पहचान करके नकली विशेषताओं को छोड़ने का प्रयास करिए। अगर ये जब आप छोड़ देंगे तो आपके अंदर भाईचारा बनेगा, बंधुत्व की भावना बनेगी और हमारा देश किधर की तरफ जाएगा मित्र? प्रगति की तरफ जाएगा। ठीक है मित्र, तो ये कानून व्यवस्था के क्या हो गए मित्र? उद्देश्य हो गए। ये कानून व्यवस्था के क्या हो गए? उद्देश्य हो गए। उद्देश्य का मतलब यही है कि समस्याओं को दूर करना और प्रगति को लाना। ठीक है, और क्या था? तो सारी व्यवस्थाओं में क्या करना? संगठन को स्थापित करना और उनके पद के अकॉर्डिंग उनके भूमिकाओं का कार्यान्वयन करना। अगर ये चीज़ें यहाँ पे सही हो जा रही हैं मित्र, तो ये अपने आप सही तरीके से सही हो जाएंगे। तो ये कानून व्यवस्था के 2 पॉइंट हो गए मित्र। अब आइए हम समझते हैं कि कानून व्यवस्था का बनाने का आधार क्या है। देखिए मित्र, कानून व्यवस्था किसी भी देश अगर कोई कानून व्यवस्था बनाती है तो सबसे पहले उसको जानने की ये ज़रूरत होती है कि हमारा अतीत कैसा था, हमारा कल्चर कैसा था। इस सारी चीज़ों को जानने की ज़रूरत होनी चाहिए मित्र। चूँकि हम आज 21वीं सदी के समय में जी रहे हैं मित्र, तो इसका थोड़ा सा मुझे व्यापक क्षेत्रों में विचार करना होगा व्यापक क्षेत्र पर विचार करना होगा, ताकि हम अच्छा से अच्छा कानून बना सकें। हम अच्छा से अच्छा कानून को बना सकें। जितने ज़्यादा अच्छा कानून होगा उतने अच्छे तरीके से क्रियान्वयन की व्यवस्था होगी और उतने ही अच्छे से हमारे देश में प्रगति होगी और उतने ही जो हमारे देश में बुराइयां हैं वो दूर होगी। तो आइए देखते हैं मित्र, बनाने का आधार क्या होना चाहिए। किसी भी प्रशासक को उसको नियंत्रण में रखने के लिए, उसके क्रियान्वयन करने के लिए विशेषज्ञ लोग के द्वारा जो कानून व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, उनको ये सारे बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा। तो मित्र, यहाँ पर मैं आपके 2 बिंदुओं को ध्यान में रखा हूँ। कानून व्यवस्था को बनाते समय आप अपने राष्ट्र को भी ध्यान में रखिए, अंतर्राष्ट्रीय को ध्यान में रखिए। देखिए मित्र, अगर हम बात कर लेते हैं देश के आज़ादी के पहले ज़्यादातर या आज़ादी के कुछ समय बाद हम ज़्यादातर अपने राष्ट्र से संबंधित घटनाओं से प्रेरणा लेते थे। लेकिन आज 1991 के बाद देखते हैं तो वैश्वीकरण का युग चालू हो गया, भूमंडलीकरण का युग चालू हो गया। तो जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट 1991 के पहले राष्ट्रीय घटनाओं से प्रेरणा लिया जाता था, उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज मुझे अंतर्राष्ट्रीय संबंधी घटनाओं से प्रेरणा लेना होगा। दोनों प्रेरणाओं से लेकर हम एक बेटर कानून बना सकते हैं और तभी हम देश में प्रगति कर पाएंगे। तो कानून व्यवस्था बनाते समय हमको विविधता की समझ होनी चाहिए। हाँ मित्र, कानून बनाते समय
विविधता की समझ होनी चाहिए मित्र। देखिए मित्र, विविधता की समझ होने का मतलब ये हुआ कि अगर सत्ता में बैठने वाले कुछ व्यक्ति कुछ वर्ग के ही हों, कुछ संप्रदाय के हों, कुछ लिंग के हों, अगर ये लोग सत्ता में बैठने वाले मान लेते हैं कि ये सत्ता में बैठने वाले योग्य व्यक्ति होते हैं और अयोग्य व्यक्ति वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं, अगर ये मान लिया जाता है, अगर वहाँ पे योग्य व्यक्ति पहुँचे हैं और वो कुछ ही संगठन, कुछ ही लिंग, कुछ ही पंथ के रहने वाले हों, बाकी पंथ के लोग अगर उसमें नहीं भी पहुँच पा रहे हों, तो उनको इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे देश में जो विविधता है उसकी समझ होनी चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए, ताकि हम ऐसा कानून बना सकें जो केवल हमारे पंथ, हमारे लिंग से ही संबंधित न हो, बल्कि उसका संबंध सारे पंथ, सारे लिंग से संबंधित हो, ताकि देश में तरक्की को लाया जा सके। और ये तब संभव है जब विविधता की समझ होगी। तो इस विविधता की समझ करने के लिए मित्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पे ध्यान देना होगा। राष्ट्रीय के संदर्भ में यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं मित्र। पहला पॉइंट है इतिहास, दूसरा पॉइंट है भारतीय संस्कृति का गौरव, दर्शन, समाज, फिर तुलनात्मक रूप से तकनीकी का बढ़ता स्तर और भारत की जलवायु। देखिए मित्र, ये बात तो सही है कि अगर आप अपने आप को किसी देश के प्रतिस्पर्धा, किसी देश से प्रतिस्पर्धा करना चाह रहे हैं, यानी कि कोई भी देश दूसरे देश से प्रतिस्पर्धा करना चाह रहे हैं, देश में अपने साख को पहचान बनाना चाहता है, तो वो अपने इतिहास से भी प्रेरणा लेना चाहिए। देखिए मित्र, इतिहास से प्रेरणा लेने का मतलब ये है, अगर आप सिविल सेवक में जा रहे हो, आप सिस्टम का कोई एक अंग बनना चाहते हो, तो आपको सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि आपको अपने अतीत की समझ होनी चाहिए, और अतीत की समझ करने के लिए आपको एक इतिहास का ज्ञान होना आवश्यक है। इसीलिए आपके परीक्षाओं में इतिहास संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। जिसके अलावा उसमें आपके इतिहास में तमाम प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें इतिहास से क्यों प्रश्न पूछे जाते हैं? क्योंकि अगर आप उस सिस्टम में बैठे हो तो तमाम प्रकार की जितने भी शासक प्राचीन इतिहास से लेकर आज तक के जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उनके समय समय कौन कौन सी विशेष घटनाएं घटी थी, क्यों घटनाएं घटी थी, उसके पीछे कारण क्या था और उसके सल्यूशन के लिए किस प्रकार का समाधान किया गया था, इन तमाम प्रकार के बारे में आपको जानकारी मिलती है। जब आपके अंदर इस सब की जानकारी मिलती है तो आपका दिमाग मैच्योर हो जाता है। फिर वर्तमान में आपके सामने कोई घटनाएं घटती हैं तो उसके लिए आप पहले ही अपने आप को कहाँ से बैलेंस बना लियो? इतिहास से बैलेंस बना लियो। इसलिए मित्र, समान अध्ययन में इतिहास का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं दर्शन। देखिए मित्र, दर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। देखिए, अगर आप प्रशासक में जा रहे हो तो ठीक है, प्रशासक के समय आप राजा के निर्णयों के बारे में समझ सकते हो, लेकिन दर्शन एक ऐसा सब्जेक्ट होता है मित्र जो कहीं ना कहीं आपको आंतरिक रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना देता है, जिससे कि आपका मनोबल इतना ज़्यादा ऊंचा उठ जाता है कि आपके पर्सनल प्रॉब्लम आने के बावजूद भी आप देश संबंधी निर्णय लेने में कभी कदम पीछे नहीं खींचते हैं। इसलिए दर्शन का भी ज्ञान होना चाहिए मित्र। इसीलिए हम बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, शाक्य दर्शन, योग्य दर्शन और तमाम प्रकार की इस तरीके से दर्शनों के भी बारे में मुझे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि हम आंतरिक रूप से इतना ज़्यादा मजबूत हो सकें कि मेरे कोई पर्सनल प्रॉब्लम आए और मुझे तनाव में ग्रसित करें, जिससे कि हम अपने देश से पीछे मुंह न मोड़ें। इसलिए हमको आंतरिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी मित्र, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। तो इसलिए मुझे दर्शन का भी ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद देखिए मित्र, समाज। देखिए मित्र, समाज की अगर आप बात कर लेते हो तो समाज में क्या क्या है। समाज में आप देख लेते हैं कि विभिन्न प्रकार के संप्रदाय हैं, विभिन्न प्रकार के समुदाय हैं, विभिन्न प्रकार के लिंग संबंधित कैटेगरियाँ सबकी अलग अलग होती हैं। तो ये एक समाज का मतलब क्या होता है? विभिन्न प्रकार की जितने भी समाजशास्त्री हैं वो हर तरीके से आपको बैलेंस करने के बारे में बताते रहते हैं कि इतने आयु के लेवल पे आपके अंदर सोच कैसे होनी चाहिए, समाज में संगठन कैसा होना चाहिए, उसमें भाईचारे की भावना कैसे होनी चाहिए, तमाम प्रकार की किस तरीके से प्राथमिक समाज होना चाहिए, सेकेंडरी समाज होना चाहिए, आपका संबंध कैसे होना चाहिए, आपके अंदर विचलन की स्थिति आए तो आप उसको कैसे व्यवस्थित करो, ये तमाम प्रकार की चीज़ें भी यहाँ पे बताए जाते हैं मित्र। क्योंकि जब तक आपका समाज अच्छा नहीं होगा तो देश अच्छा नहीं हो पाएगा मित्र। और आप एक प्रशासक के रूप में काम कर रहे हैं, एक व्यक्ति के रूप में काम कर रहे हैं, तो आपका दायित्व जितना व्यक्तिगत हित के रूप में होना चाहिए उतना समाज के हित में भी होना चाहिए। क्योंकि किसी भी देश की तरक्की
सिर्फ एक के पहलू को लेकर आगे नहीं बढ़ सकती, सिर्फ केवल एक व्यक्तिगत हित को लेकर आगे नहीं बढ़ सकती है। इसलिए आपको व्यक्तिगत और सामाजिक हित दोनों को लेकर ध्यान में रखना चलना पड़ेगा मित्र, तो तभी हमारे देश में प्रगति हो पाएगी। तो इसको समझाने के लिए हम आपको यहाँ पे ये कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति का ग्राफ देखिए मित्र, आज सामाजिक हित का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। आज लोग व्यक्तिगत हित पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आप भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे। लोग व्यक्तिगत हित के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊँगा, व्यक्तिगत हित के बारे में लोग ज़्यादा वरीयता दे रहे हैं, जिससे कि समाज का हित धीरे धीरे गौड़ पता चला जा रहा है। इसलिए लोगों के अंदर जो आंतरिक खुशी है वो धीरे धीरे दूर चली जा रही है। क्यों दूर चली जा रही है मित्र? कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति का वो ग्राफ धीरे धीरे नीचे चला जा रहा है। जो संस्कृति हमको नैतिकता का पाठ पढ़ाती थी मित्र, वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। अगर यही स्थिति रहेगी तो देश में तनाव की स्थिति ज़्यादा बढ़ जाएगी मित्र, और देश में प्रगति अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी, और मुझे रूपांतर जनित विकास करने पर बल दिया जाएगा। तो इसलिए मैं ये मित्र बता देना चाहता हूँ कि हमको अपने भारतीय संस्कृति ग्राफ जो नीचे गिर रहा है उसको कंट्रोल करना होगा, और इसी को कंट्रोल करने के लिए भारतीय प्रशासन के क्षेत्र में इथिक्स जैसे शब्द को लाया गया है, या मनोविज्ञानी जैसे शब्दों पर विशेष बल दिया जा रहा है। इथिक्स जैसे शब्दों पर आज विषयों पर बल दिया जा रहा है, पर्यावरण जैसे विषयों पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है। क्यों मित्र? क्योंकि इसीलिए कि अपने घटते हुए संस्कृति ग्राफ को आप रोक सको और व्यक्तिगत हित के साथ साथ सामाजिक हित को आप बढ़ावा दे सकते हो, जिससे कि हमारे देश का प्रगति हो सके मित्र। ठीक है, भारत की जलवायु मित्र, अगर आप कानून व्यवस्था को अच्छे तरीके से बनाना रखना चाहते हो, बाकी इन सब के समाज का हित भी बनाए रखना चाहते हो, तो आपको जलवायु की भी समझ होनी चाहिए मित्र। जलवायु की कैसे समझ होनी चाहिए? जलवायु को आप कैसे समझोगे? क्योंकि जलवायु में जो परिवर्तन होता है मित्र, वो कैसे होता है? जलवायु में परिवर्तन के पीछे कारण विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रियल इन्वॉल्व इन्वॉल्व होते हैं, पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, यानी कि पृथ्वी की किसी भी देश की उच्चावच जैसे यानी कि स्थलाकृत, ये भी जलवायु को प्रभावित करती रहती है। और इसके अलावा जलवायु के परिवर्तन में प्रभावित करने के लिए कहीं न कहीं जो मित्र होती है वो क्या होती है? वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस। तो ये आप 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। एक, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें जो जलवायु परिवर्तन को निर्धारित करती रहती हैं, और दूसरी किसी भी देश पर उच्चावच का पाया जाना। उच्चावच का पाया जाना मित्र कि उस देश का मैदान कैसा है, उस देश का पठार कैसा है, उस देश का पर्वत कैसा है, ये भी जलवायु परिवर्तन का निर्धारण करती रहती है। कैसे निर्धारित करती रहते हैं मित्र? ये आपको मैं जब जियोग्राफी पढ़ाऊँगा, पर्यावरण पढ़ाऊंगा, तो वहाँ इस सब पे ज़्यादा डिटेल पर चर्चा होगी। फिलहाल आप इतना ही जानिए कि इन सबको भी ध्यान में रखकर भी उस देश को कानून व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी भी देश, एक देश की कानून व्यवस्था दूसरे देश की कानून व्यवस्था की तरह नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि उसका इतिहास कुछ दूसरा होता है, वहाँ का दर्शन कुछ दूसरा होता है, वहाँ के देश का भूभाग कुछ दूसरा होता है, वहाँ देश की जलवायु कुछ दूसरी होती है। इसलिए वहाँ की कानून व्यवस्था भी कुछ दूसरे टाइप की ही होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों को उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। ठीक है मित्र, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए मित्र, अगला पॉइंट जो है अंतर्राष्ट्रीय के संदर्भ में हम देख लेते हैं मित्र। अंतर्राष्ट्रीय का संदर्भ का मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है विश्व इतिहास, वैश्विक पर्यावरण, आतंकवाद, बढ़ती हुई सूचना एवं संचार, बढ़ती हुई कंपनियों द्वारा संसाधनों का ध्रुवीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्र। देखिए मित्र, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ध्यान में रखिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आप कानून व्यवस्था बनाए रखने में के लिए जितना ज़्यादा अपने देश के आंतरिक व्यवस्थाओं में ध्यान देते हैं मित्र, उतना बाह्य व्यवस्थाओं में भी ध्यान देना होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दिया कि 1991 के बाद वैश्वीकरण का दौर तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है, और हर देश ये चाहता है कि हम कहीं न कहीं वैश्विक दौड़ में अपने आप को आगे रख सकें मित्र। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ मित्र कि अगर आपके देश की आंतरिक स्थिति मजबूत होगी तो किसी देश का बाह्य रूप से उस पर प्रभाव नहीं हो पाएगा मित्र। इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, तो आपको इस चीज़ की समझ होनी चाहिए। और फिर मैं ये कह रहा हूँ कि वैश्विक दौड़ में आज बड़ी बड़ी कंपनियाँ देखिए धीरे धीरे सभी देशों में चलती चली जा रही हैं, और वहाँ के संसाधनों का क्या कर रही है? दोहन कर रही है, और उस देश की पूंजी कहीं ना कहीं अपने देश में इन्वेस्ट कर रही है।
बढ़ती हुई कंपनियों द्वारा संसाधनों का ध्रुवीकरण हो रहा है मित्र। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, चाहे वो आंतरिक कंपनियां हो चाहे वो बाह्य कंपनियां हो, उनका बढ़ता हुआ ग्राफ अगर आंतरिक होंगी तो कहीं ना कहीं असमानता को जन्म दे रही हैं, गरीबी और अमीरी के बीच को खाई को बढ़ा रही हैं। अगर वैश्विक कंपनियां होंगी तो आपके देश की आत्मनिर्भरता को क्या कर रही हैं, कमज़ोर कर रही हैं, आपके देश की आत्मनिर्भरता की कमज़ोर कर रही हैं। इसलिए आंतरिक देश में जो कंपनियां हैं उनको आप बढ़ावा दीजिए, लेकिन उनको बढ़ावा देते समय ये भी आप ध्यान में रखिए कि गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ ही नहीं पाए। और दूसरी बात आपको ये भी ध्यान दें कि ये बढ़ती हुई कंपनियों जो वैश्विक रूप से आगे बढ़ रही हैं उनको टक्कर देने के लिए यहाँ पे मनोबल बढ़ाना चाहिए। ये कैसे होगा मित्र, ये आप कैसे कर पाओगे, जब आप विचार करोगे, मंथन करोगे, सोचोगे तभी आप कर पाओगे। लेकिन ये सारे सोच कैसे आएंगे, जब आप पूरे जीएस पढ़ोगे, पूरे समान अध्ययन का जीएस पढ़ोगे, तब आपकी इसकी समझ होगी। इसीलिए एक प्रशासक के लिए जो एग्ज़ाम होता है आईएएस पीसीएस का, वो सारे परीक्षाओं में टफ इसीलिए माना जाता है मित्र। क्योंकि इसमें सिर्फ आपकी एक विषय की समझ नहीं होनी चाहिए मित्र, बल्कि सारे विषयों की समझ होनी चाहिए। क्योंकि आप उस देश की आँख हो मित्र, उस देश की आँख हो। एक प्रशासक जो होता है वो उस देश की आँख होता है, और उस आँख को मजबूत बनाने के लिए उसके सभी विषयों पर समझ होनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे होंगे मित्र। तो ये सारी चीज़ समझ में होनी चाहिए। उनको एक कानून का निर्माण का भी दायित्व होता है। जो भी प्रशासक सेवक में जा रहे हैं, स्पेशली धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वो भी आगे चलकर कानून व्यवस्था का निर्माण करते हैं। लेकिन उनको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, किसी व्यक्ति को एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है प्रतियोगी परीक्षाओं को, तो इस चीज़ को उसको अपने ध्यान में लाना होगा। क्यों मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, ताकि आप अपने अंदर एनर्जी को पैदा करो, एनर्जी लाओ, मोटिवेट हो। और मोटिवेशन के लिए मैंने तमाम प्रकार के आपके सामने वीडियो उपस्थित किए हैं मित्र। क्योंकि आप इन सारी चीज़ों पर अपनी पकड़ बनाओ, अपने आप को एकाग्रचित्त करो। ठीक है मित्र, तो यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अगला क्या है मित्र, प्रतियोगी छात्र के लिए यानी कानून और व्यवस्था को बनाने का आधार क्या है, ये तो आपने देख लिया। दूसरा क्या है, मूल्यांकन का आधार। जी मित्र, हाँ। अब सवाल ये होता है कि जो हमारे देश में कानून व्यवस्था बनाई गई है, जो हमारे देश में कानून व्यवस्था बनाई गई है, उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे, उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे। देखिए मित्र, जो कानून व्यवस्था आप बनाई गई है, तो उसके मूल्यांकन करने के लिए आपके सामने क्या रखा गया है, प्रस्तावना रखी गई है मित्र। हाँ, प्रस्तावना। देखिए, प्रस्तावना में आपको अधिकार भी, देखिए आपके सामने कई चीज़ रखा है। आप जिस पद पर रह रहे हो वो संप्रभुत्व, अपने आप में संप्रभुत्व का भी पद है। समाजवादी शब्द रखा गया है, पंथ निरपेक्ष रखा गया है, लोकतंत्र रखा गया है मित्र, गणराज्य रखा गया है मित्र। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। हाँ, इसके पहले यहाँ पे देखिए मित्र, बढ़ती हुई सूचना एवं संचार की मैंने बात किया है। देखिए, ये भी यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए मित्र, आज देखेंगे बहुत सारे ऐसे देश हैं, आज कम्युनिकेशन का ज़माना है। देखिए अब क्लासेस कैसी चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लाइव क्लासेस चल रही हैं मित्र। क्यों चल रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें तकनीकी का फ़ायदा उठ रहा है, यानी कि कास्ट भी कम आ रहा है, लोगों तक बेहतर शिक्षा धीरे धीरे उपलब्ध हो रही है। और जो बच्चे दूर तक नहीं जा पा रहे थे, वो घर में भी बैठकर एक बेहतर शिक्षा का निर्माण कर ले रहे हैं। तो ये एक कम्युनिकेशन का ज़माना है मित्र। तो कम्युनिकेशन के स्तर पे भी देखिए तो हमारा भारत देश अभी विश्व के कई देशों से पीछे है। तो अगर आपके अंदर शिक्षा का गुणवत्ता का विस्तार लाना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के अंदर मानवीय संसाधन का विकास करना है, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको अपना कम्युनिकेशन अच्छा करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन अच्छा करना पड़ेगा, नेटवर्क, डाटा, ये सब फास्ट चलने चाहिए, तभी शिक्षा की गुणवत्ता आम व्यक्तियों तक तेज़ी से पहुंचेगी मित्र। तो वैश्विक दौर में अगर आपको आगे निकलना है, तो तकनीकी रूप से भी आपको आगे निकलने की आज बहुत आवश्यकता है। यानी कि आत्मनिर्भर बनने के लिए जहां इन सारी चीज़ों की आवश्यकता है, वहीं तकनीकी की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है मित्र। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। मैंने कहा कि मूल्यांकन का आधार कैसे करेंगे। देखिए मित्र, मूल्यांकन भारतीय संविधान की प्रस्तावना से आप मूल्यांकन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखिए मित्र, जो भी आप एक तरीके से जो प्रस्तावना है मित्र, क्या है,
मैं आपको ये एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो आपने देखा कि संगठन क्या है, प्रगति क्या है, बनाने का आधार क्या है और सारे विषय का मतलब क्या है, आज आपका सबसे बड़ा धर्म क्या है मित्र? आज आपका सबसे बड़ा धर्म आपका संविधान है और उसी संविधान में क्या है? कानून व्यवस्था है। और कानून व्यवस्था प्रेरणा कहाँ से ली गई है? इन सब की चीज़ों को ध्यान में रखकर प्रेरणा ली गई है, उसी को प्रेरणा में ध्यान रखकर संविधान बनाया गया है। जो आपके लिए सबसे बड़ा धर्म है उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है और उसका सार किस में बताया गया है? प्रस्तावना में बताया गया है। प्रस्तावना में संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, ये गणराज्य जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है मित्र। तो क्यों किया गया है? क्यों? कारण ये है कि कहीं न कहीं ये आप जैसे एक प्रशासक के रूप में हो आप, तो प्रशासक के रूप में आप इन चीज़ को ध्यान में रखिए मित्र कि हम कार्य करें तो किसी के दबाव में रहकर कार्य न करें। हम अपने पद के अनुरूप सही तरीके से क्रियान्वयन करने में सफल हैं मित्र। आपसे धर्म से बड़ा, आपके संविधान से बड़ा कोई धर्म नहीं है और आपको निर्णय किससे लेना है? अपने पद के आधार पर लेना है मित्र। संप्रभुता, अपने व्यक्तिगत के मामले में आप अपने आप को संप्रभुत्व साबित कर सकते हो, ये आपको संविधान इस बात की इजाज़त देता है। उसकी बात कहाँ है? प्रस्तावना में। दूसरी चीज़, समाजवाद का ध्यान रखना चाहिए मित्र। हाँ मित्र, समाजवाद क्या है? देखिए मित्र, होता क्या है कि आज जिस तरीके से वैश्वीकरण के दौर में या भौतिकतावादी के दौर में जैसे जैसे संसाधनों का ध्रुवीकरण होता चला जा रहा है, वैसे वैसे पूंजीवाद जैसे कॉन्सेप्ट को बढ़ावा मिलता चला जा रहा है, लेकिन समाजवाद धीरे धीरे ग्राफ नीचे होता चला जा रहा है। तो हमारे भारत देश में समाजवाद के संदर्भ में गांधीवादी विचारधारा और कार्ल मार्क्सवादी विचारधारा को लिया जाता है, लेकिन भारत में समाजवाद की विचारधारा में कार्ल मार्क्स कि गांधी की विचारधारा ज़्यादा प्रासंगिक है मित्र। कार्ल मार्क्स की विचारधारा प्रासंगिक नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्ल मार्क्स जो होता है समाज में समाजवाद लाने के लिए वो हिंसात्मक जैसे गतिविधियों का प्रयोग करता है, जबकि महात्मा गांधी समाज में समाजवाद लाने के लिए अहिंसा का प्रयोग करते हैं। इसीलिए उन्होंने ट्रस्टशिप की बात की थी, जिससे प्रेरणा लेकर हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के नीति निर्देशक तत्व के भाग में कई ऐसे अनुच्छेद हैं जो कहीं न कहीं समाजवाद के पर बल देते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि समाजवाद, भारत जैसे देश में समाजवादी विचारधारा पर ज़्यादातर विचार किसका देखने को मिलता है? गांधी जी का प्रभाव देखने को मिलता है मित्र। तो नीति निर्देशक तत्व किसका कर्तव्य है मित्र? राज्य का कर्तव्य है। कानून व्यवस्था बनाने का किसका कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य है। तो राज्य को कानून व्यवस्था लागू करने के लिए समाजवाद को भी ध्यान में रखना होगा। दूसरी चीज़ मित्र, यहाँ पर पंथ निरपेक्ष की भी बात की गई है। पंथ निरपेक्ष का मतलब यही है कि अभी मैंने जस्ट इसके पहले बताया था कि अगर संविधान में या संसद में या प्रशासक क्षेत्र में किसी भी संगठन में अगर उच्च वर्ग व्यक्तियों से संबंधित हो या उच्च जात से संबंधित हो या कुछ विशेष जात से संबंधित हो या कोई विशेष संबंध से सत्ता में हो, बाकी वर्ग के लोग नहीं पहुंच पाए हैं, तो उनके अंदर ये भावना नहीं आनी चाहिए, पंथ जैसी विचारधारा नहीं होनी चाहिए। अगर आपको देश में व्यापक रूप से वैश्विक रूप में आगे निकलना है तो ये विचारधारा मित्र समाप्त करना होगा। अगर आपके अंदर ये भावना होगी तो समझ लीजिए आज भी अंग्रेज जो नीति डाले थे, फूट डालो राज करो की नीति डाले थे, वो आज भी कहीं न कहीं कामयाब हो रहे हैं। डाले थे वो कब? सोचिए, वो डाले थे 1905 में, जिसके आधार पर बंगाल का विभाजन हुआ था। फूट डालो राज करो लॉर्ड कर्जन के द्वारा डाला गया था और वो चीज़ें आज भी देखने को मिल रही हैं। उसके डाले गई जो बीज हैं वो कहीं ना कहीं आज भी वो लक्षण वृक्ष के रूप में देखने को मिल रही है मित्र। तो ये भावना कहीं ना कहीं आपको निकालनी पड़ेगी। जब तक आप नहीं निकालोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और इस समय वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा ज़्यादा हो रही है मित्र, और ये तब अगर यहाँ से आपको टक्कर लेना होगा तो यहाँ पर आपको यूनिटी बनानी पड़ेगी मित्र। निश्चित रूप से हर प्रशासक का दायित्व है यहाँ पे यूनिटी बनानी पड़ेगी। लेकिन अब हमारे सिस्टम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी विचारधाराओं को अपना रहे हैं, लेकिन उनको इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि ये आया कैसे है। अगर ज्ञान का मतलब मित्र सिर्फ सूचना से नहीं है कि हम जान गए कि बंगाल का विवाह, उसका एक कम्युनिकेशन होना चाहिए। मकसद क्या था? मकसद यही जो विश्व में यूरोपीय देश थे इनका मकसद था।
अगर आप भी इसको ढो रहे हैं तो इसका मतलब ये कामयाब हो रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा ये धीरे धीरे आपको दबा रहे हैं, और आज हम आत्मनिर्भर नहीं बन पाए हैं तो कहीं ना कहीं पीछे योगदान ये भी है मित्र, ये भी है। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए लालकर्जन जैसे नीति को फूट डालो, राजकरणों को समाप्त करना आज बहुत आवश्यक हो गया है मित्र, बहुत आवश्यक हो गया है। आगे आते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं मित्र। तो लोकतंत्र के संदर्भ में मित्र यहाँ 3 बातें की गई हैं। न्याय की बात की गई है, न्याय के रूप में देखेंगे मित्र। तो 3 बातें यहाँ पे न्याय के संदर्भ में बातें कही गई मित्र। वो 3 बातें कौन कौन सी हैं कि हमारे पास एक आर्थिक न्याय होना चाहिए, एक सामाजिक न्याय होना चाहिए, एक आर्थिक न्याय होना चाहिए और राजनीतिक न्याय होना चाहिए। सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय का मतलब क्या है मित्र? सीधी सी बात है कि आपने फंडामेंटल राइट को पढ़ा होगा, गरिमा में जीवन जीने के साथ अधिकार, अनुच्छेद नंबर 21 में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि हर व्यक्ति को गरिमा में जीवन के साथ जीने का मूल अधिकार दिया जाना चाहिए। और ये तब संभव है जब ये न्याय आपको मिलेगा जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है। यानी किसी भी वर्ग में रहने वाले, भारत देश में रहने वाले किसी भी जाति, किसी भी लिंग, किसी भी समुदाय से बिना भेदभाव किए समान व्यवहार किया जाना ही एक तरीके से न्याय होगा। और ये न्याय तभी संभव है जब आप हर व्यक्ति को उसको स्वतंत्रता देंगे, उसको विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता देंगे, तभी वो न्याय का अपना प्रयोग कर पाएगा। तीसरी चीज़, ये तब संभव होगा जब आप उसको सम्मान देंगे, उसकी प्रतिष्ठा देंगे, जब उनके बीच में एक समानता का भाव रखेंगे। ठीक है मित्र। अब बंधुता, बिना बंधुता के किसी देश में राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को स्थापित नहीं किया जा सकता है मित्र। तो किसी भी देश में राष्ट्रीय एकता, अखंडता को स्थापित करने के लिए लोगों में बंधुत्व की भावना होनी चाहिए मित्र। और ये बंधुत्व की भावना कैसे होगी मित्र? सबसे बड़ा सवाल है कि आपके अंदर बंधुत्व की भावना कैसे होगी मित्र? बंधुत्व की भावना तब होगी जब आपको विविधता की समझ होगी मित्र। अब विविधता की जब समझ होगी तो बंधुत्व की भावना होगी, तभी आप प्रगति कर पाओगे, तभी आपके अंदर ये सारी समस्याएं दूर हो पाएंगी। तो इतना सारा चीज़ें मैंने आपके सामने क्यों रखा मित्र? क्यों रखा? कारण ये है कि इन्हीं सब कुछ चीज़ों को ध्यान में रखकर कानून व्यवस्था को बनाया जाना चाहिए। कानून व्यवस्था को बनाया जाना चाहिए। किसके लिए बनाया जाना चाहिए? जो सिविल सेवा में आना चाहते हैं, जो प्रशासक से जुड़ना चाहते हैं, जो देश में अपनी सेवा दे रहे हों, उनकी ये समझ होनी चाहिए मित्र, उनकी ये समझ होनी चाहिए। लेकिन ये समझ आएगी कैसे? कैसे समझ आएगी? ये समझ आएगी तब जब हम उपयुक्त पॉइंट को समझने के लिए विषयों के लिए अवधारणात्मक समझ बनाएंगे। आपको दर्शन, इतिहास, जियोग्राफी, पर्यावरण और हिस्ट्री, संविधान, इन सारी विषयों की समझ होनी चाहिए। इसीलिए एक सिविल सेवक के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मित्र। ये आपका प्री और मेंस दोनों के लिए एक कॉन्सेप्ट है, ये एक बेस है। उसी बेस को यहाँ पे बताया गया है। तो मित्र, अगला जो टॉपिक होगा मेरा वो ये होगा कि बनाने, आखिर में कानून व्यवस्था को बनाता कौन है, इसका क्रियान्वयन कौन करता है, इसका संरक्षण कौन करता है, और इनके बीच में कौन कड़ी के रूप में कार्य करता रहता है। हम लोगों के बीच में कौन कड़ी का काम करता रहता है मित्र। तो कानून व्यवस्था, और इसी में आप समझोगे कि प्रशासक का कार्य क्या होता है। क्यों? क्योंकि इतना सब बताने के लिए मैं आपको इसलिए बताया कि आगे जो मैं बताऊंगा कि एक प्रशासक का कार्य क्या होता है, तो उसमें ये सारे बिंदु वहां पे दिखाई देंगे मित्र। तो इसको समझ लेंगे तो अगला वाला शब्द जब मैं पढ़ाऊंगा कि प्रशासक को क्रियान्वयन करने के लिए, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए कि कानून कौन बनाता है, इसको बनाने का कार्य कौन करेगा, इसको क्रियान्वयन करने का कार्य कौन करेगा, इसको संरक्षण करने का कार्य कौन करेगा मित्र, और इसको गति प्रदान करने का कार्य कौन करेगा मित्र। तो अगला टॉपिक आपका जो होगा, कानून व्यवस्था को बनाना, क्रियान्वयन और संरक्षण और कर्तव्यों के प्रति जवाबदेही कौन करता है कानून व्यवस्था के लिए।
फिर नेक्स्ट टॉपिक हम आपके सामने लाएंगे उपयुक्त विषयों की समझ के लिए अवधारणात्मक समान अध्ययन की झलक। हाँ मित्र, क्योंकि इस सब को समझने के लिए आपको समान अध्ययन के बारे में जानना आवश्यक है, जिसमें विभिन्न प्रकार के विषयों के बारे में हम आपके सामने चार्ट लेकर उपलब्ध होंगे और इसी तरीके का चार्ट होगा जो पूरी समान अध्ययन की एक झलक होगी। फिर स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को हम एक एक करके आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट चीज़ को। ध्यान दें मित्र, हम लोगों को बहुत अस्थायी तरीके से चलना है, व्यवस्थित रूप से चलना है, भाग के नहीं चलना है, दौड़ के नहीं चलना है, ध्यानपूर्वक चलना है, ठीक है, और समझते हुए चलना है मित्र। तो मुझे लगता है कि मेरी बातें आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी मित्र। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो का अब समापन करते हैं। जय भारत।